हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बताया था। आज के लेक्चर में मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के पहले मैं आपको कुछ नोट पॉइंट बताने वाला हूं। वो नोट पॉइंट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी तक रिएक्शन पर बेस्ड हमने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे। पहला था कंप्लीट रिएक्शन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट, दूसरा था लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। अब बात यह आती है कि अगर आपके सामने कोई रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कंप्लीट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे या फिर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। तो देखिए, किसी भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ पर्टिकुलर मेथड हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेप हैं जो मैं आपको नोट पॉइंट में बताने वाला हूं। किसी भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप वो स्टेप फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग उस नोट पॉइंट को देखते हैं। नोट में स्टेप 1, यहां लिख लो, स्टेप टू सॉल्व रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको रिएक्शन गिवन है सबसे पहले आप उस रिएक्शन को बैलेंस करोगे। तो स्टेप 1, बैलेंस द गिवन केमिकल रिएक्शन। ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2, देखिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद आप ये पता करोगे कि क्या आपके रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए आप सारे रिएक्टेंट का रिक्वायर्ड अमाउंट फाइंड आउट करोगे और उसके बाद रिएक्टेंट्स का रिक्वायर्ड अमाउंट उसके अवेलेबल अमाउंट से कंपेयर करके ये पता करोगे कि क्या कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। बात समझ में आई? तो स्टेप 2 में डिटरमाइन required amount of reactants and compare it with available amount to find out limiting reagent। ठीक है।
और अगर एक बार आपको ये पता चल जाए कि आपके रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आप पूरा एनालिसिस उस लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही करोगे। तो स्टेप 3, इफ देयर इज any limiting reagent, then perform all analysis according to that limiting reagent। ठीक है। अब अगर आपके रिएक्शन में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो वो आपका एक कंप्लीट रिएक्शन का केस हो जाएगा, और उस केस में आप ठीक वैसे ही एनालिसिस करोगे जैसे कि कंप्लीट रिएक्शन के केस में करते थे। यानी कि अगर आपके रिएक्शन में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो आप किसी भी रिएक्टेंट को कंसीडर करके एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हो। तो लिखो स्टेप 4, if there is no limiting reagent, then it is the case of complete reaction, and hence in this case we can proceed analysis by considering any reactant। ठीक है। तो ये कुछ स्टेप हैं किसी भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक चीज मैं और भी बता देता हूं, ये भी मैं आपको नोट पॉइंट पे बताने जा रहा हूं। देखिए, किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना है अगर, तो उस रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट हैं उन सभी रिएक्टेंट का अमाउंट आपके पास होना चाहिए। अगर किसी रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट का अवेलेबल अमाउंट आपको पता है, तो ही आप ये पता कर सकते हो कि उस रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा या नहीं होगा। और अगर किसी रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन नहीं है, तो उसे आप कंप्लीट रिएक्शन का केस कंसीडर करोगे। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट का अमाउंट आपको गिवन नहीं है, तो आप ये मान के चलोगे कि उस रिएक्शन में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो इसको लिख लीजिए नोट में। To determine limiting reagent, in any reaction, amount of
all reactant must be known. ठीक है, and if amount of all reactant is not given, then we will consider that there is no limiting reagent ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये आप अप्लाई करोगे तो रिएक्शन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करो और इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूं। पहला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन A+2B forming C, for the reaction A+2B forming C, if 6 mole of A react with 4 mole of B, if 6 mole of A react with 4 mole of B, then find number of mole of C, find number of mole of C formed। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, इसके बाद अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच कीजिए। मैं आता हूं क्वेश्चन पे। देखिए हमने क्या कहा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रिएक्शन है A+2B फॉर्मिंग C। इस रिएक्शन में अगर A का 6 मोल B के 4 मोल से रिएक्ट करता है तो आपको बताना है कि C का कितना मोल बनेगा। तो स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले हमने कहा कि गिवन रिएक्शन को आप बैलेंस करो। तो गिवन रिएक्शन क्या है, A+2B फॉर्मिंग C। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए। A, B, C के फॉर्म में आपका रिएक्शन गिवन है। आपको यह भी नहीं बताया गया है कि A, B या C के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है। तो आप हमेशा ध्यान में रखना,
जब आपका रिएक्शन ABCD इस फॉर्मेट में आए तो उसको बैलेंस करने की नीड नहीं है, उसको बैलेंस मत कीजिएगा। आप ये मान लेना कि वो रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है। तो इसको हमने मान लिया कि ये बैलेंस है। दूसरे स्टेप में हमने कहा था कि आप सारे रिएक्टेंट का रिक्वायर्ड अमाउंट फाइंड आउट करो, उसको अवेलेबल अमाउंट से कंपेयर करो और पता करो कि क्या उसमें कोई लिमिटिंग रीएजेंट है, और अगर लिमिटिंग रीएजेंट है तो आप एनालिसिस को लिमिटिंग रीएजेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करोगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कोई लिमिटिंग रीएजेंट है। तो सबसे पहले बी के लिए देखते हैं कि क्या आपका बी लिमिटिंग रीएजेंट है या नहीं है। तो देखिए, ए के 1 मोल से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए आपको 2 मोल बी का चाहिए, और ए का कितना मोल आपके पास है? 6 मोल। यानी कि 6 मोल ऑफ ए से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए आपको 12 मोल बी का चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड मोल ऑफ बी कितना हुआ? 12। जबकि अवेलेबल कितना है? देखो, अवेलेबल मोल ऑफ बी कितना है? 4 है। तो आप देख रहे हो कि रिक्वायर्ड मोल ऑफ बी अवेलेबल मोल ऑफ बी से ज्यादा है, यानी कि यही क्लियर हो गया कि आपका बी लिमिटिंग रीएजेंट होगा। तो आपका बी लिमिटिंग रीएजेंट होगा। अब हमने कहा था कि जब एक बार आपने पता कर लिया कि रिएक्शन में लिमिटिंग रीएजेंट है तो आप एनालिसिस को लिमिटिंग रीएजेंट के अकॉर्डिंग प्रोसीड करोगे। कहने का मतलब यह है कि अब इस रिएक्शन में सी का कितना अमाउंट बनेगा ये बी के द्वारा ही हम डिसाइड करेंगे। क्यों? बी आपका लिमिटिंग रीएजेंट है, यानी कि जिस मोमेंट पर आपका बी खत्म होगा ठीक उसी मोमेंट पर आपका रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि कितना सी बनेगा ये हम लोग बी से ही डिसाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं रिएक्शन से। देखो आप क्या है कि 2 मोल ऑफ बी से आप देख रहे हो कि 1 मोल सी का बन रहा है, और बी का कितना मोल है आपके पास? देखो 4 मोल है। तो 4 मोल ऑफ बी से कितना बन जाएगा? 1/2 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 मोल ऑफ सी। कहने का मतलब यह हुआ कि इस रिएक्शन में सी का 2 मोल बनेगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सी इक्वल्स टू 2। तो यही इसका आंसर है। आप वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 10 लीटर हाइड्रोजन एंड 8 लीटर क्लोरीन आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड। 10 लीटर हाइड्रोजन एंड 8 लीटर क्लोरीन are mixed and exploded. Find the composition by volume of mixture. Find
द कंपोजिशन by volume of mixture. वीडियो पॉज कीजिए, आप खुद से ट्राई करो, इसके बाद अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोजन के 10 लीटर को क्लोरीन के 8 लीटर के साथ में मिक्स करके एक्सप्लोड कर दिया गया है। किसी वेसल में हाइड्रोजन के 10 लीटर को क्लोरीन के 8 लीटर के साथ मिक्स करके एक्सप्लोड कर दिया गया, मतलब रिएक्ट करवाया गया है। तो रिएक्शन खत्म होने के बाद उस वेसल में जो जो प्रेजेंट होगा उनका वॉल्यूम आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन को आप क्लोरीन से रिएक्ट करवाओगे तो आपका HCl ही बनेगा, और HCl आपको गैसियस फॉर्म में ही मिलेगा। ये भी आपका गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया कि भाई आपका रिएक्शन क्या हो रहा है। अब स्टेप 1 पे आते हैं। हमने कहा था सबसे पहले आप गिवन रिएक्शन को बैलेंस करोगे। क्या ये बैलेंस है? नहीं है। बैलेंस कर दो, आप यहां पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। अब इसके बाद आपको पता करना है कि क्या इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट है। एक चीज और ध्यान दीजिए, ये कहा गया है क्वेश्चन में कि वेसल है और वेसल में आपका हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जिस मोमेंट पे आपका रिएक्शन खत्म होगा उस मोमेंट पे इस वेसल में, यानी कि इस वेसल में क्या क्या प्रेजेंट होगा और जो जो प्रेजेंट होगा उनका वॉल्यूम क्या होगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि जब हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो HCl प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि रिएक्शन खत्म होने के बाद इस वेसल में आपका HCl प्रेजेंट तो होगा ही होगा। अब बात ये आती है कि क्या इस वेसल में रिएक्शन खत्म होने के बाद HCl के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट होगा? तो सकता है H2 हो सकता है या Cl2 हो सकता है। यानी कि रिएक्शन खत्म होने के बाद इस वेसल में HCl के अलावा कोई रिएक्टेंट बचेगा या नहीं बचेगा, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इसमें से कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट है तो रिएक्शन खत्म होने के बाद जो दूसरा रिएक्टेंट होगा वो भी बचा रह जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस रिएक्शन में कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट है तो रिएक्शन खत्म होने के बाद इस वेसल में आपका HCl तो प्रेजेंट होगा ही, साथ में वो रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा जो कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि क्या इस रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक चीज हमने आपको बताया था कि कंप्लीट रिएक्शन एनालिसिस जब हमने आपको बताया था तो वहां हमने बताया था कि किसी भी रिएक्शन में गैस का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम दोनों को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे देखिए, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, यानी कि इन तीनों का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। अब चूंकि हमें सारा एनालिसिस
वॉल्यूम के टर्म में ही करना है, इसलिए हम इन तीनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को वॉल्यूम ही कंसीडर करके चलेंगे। आइए देखते हैं फिर। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या आपका क्लोरीन लिमिटिंग एजेंट है या नहीं है। देखिए, आप देखो 1 लीटर H2 से कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए 1 लीटर क्लोरीन का रिक्वायरमेंट है और हाइड्रोजन का 10 लीटर आपके पास प्रेजेंट है, यानी कि 10 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए आपको 10 लीटर क्लोरीन चाहिए, यानी कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कितना है 10 लीटर और अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन ये कितना है, देखो 8 लीटर है। तो यहां से आप देख रहे हो कि क्लोरीन का जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो अवेलेबल अमाउंट से ज्यादा है, यानी कि आपका क्लोरीन ही लिमिटिंग रीएजेंट हो गया। तो आपका क्लोरीन क्या हुआ, लिमिटिंग रीएजेंट हुआ। कहने का मतलब ये चीज तो क्लियर हो गया कि जिस टाइम रिएक्शन खत्म होगा उसके बाद आपके वेसल में HCl और H2 प्रेजेंट होगा। अब हमें यह पता करना है कि रिएक्शन खत्म होने के बाद HCl का कितना अमाउंट बनेगा, कितना वॉल्यूम बनेगा। नंबर 2, रिएक्शन खत्म होने के बाद H2 का कितना वॉल्यूम बचेगा, यही हमें पता करना है। तो ये जो एनालिसिस है ये टोटल एनालिसिस हम लोग क्लोरीन से ही करेंगे। तो आइए करते हैं। सबसे पहले पता करते हैं कि HCl का कितना वॉल्यूम बनेगा। तो यहां से देखिए, रिएक्शन से 1 लीटर Cl2 से 2 लीटर HCl का फॉर्मेशन हो रहा है और आपके पास क्लोरीन का 8 लीटर है, यानी कि 8 लीटर Cl2 से आपका 16 लीटर HCl का फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन खत्म होने के बाद आपका HCl का वॉल्यूम 16 लीटर होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ HCl 16 लीटर आ गया आपका, पहला चीज। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम बच जा रहा है। हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम बच रहा है ये पता करने के लिए अगर हमें ये पता चल जाए कि हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर चुका है, तो हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम बचेगा। यानी कि हमें यह पता करना होगा कि क्लोरीन के 8 लीटर से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए H2 का कितना वॉल्यूम चाहिए। तो आइए देखते हैं। रिएक्शन देखो, रिएक्शन से क्लियर है आपको कि 1 लीटर Cl2 से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए आपको 1 लीटर H2 चाहिए। तो 8 लीटर Cl2 से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए आपको 8 लीटर हाइड्रोजन चाहिए। कहने का मतलब जो रिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ H2 है वो 8 लीटर हो गया, यानी कि रिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ H2 8 लीटर हो गया। कितना था, 10 लीटर था, उसमें से 8 लीटर रिएक्ट कर चुका है, तो बचा कितना, 10 - 8 यानी कि 2 लीटर। तो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ H2 हो जाएगा 10 - 8 = 2 लीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन खत्म होने के बाद आपके वेसल में
हाइड्रोजन का 2 लीटर और HCl का 16 लीटर रहेगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए मिक्सचर कंटेनिंग 50 ग्राम हाइड्रोजन एंड 50 ग्राम ऑक्सीजन इज इग्नाइटेड। ए मिक्सचर containing 50 gram hydrogen and 50 gram oxygen is ignited so that water is formed according to the reaction नीचे लिख देता हूं, रिएक्शन है आपका H2 प्लस O2 फॉर्मिंग H2O। तो पूछा गया है फाइंड हाउ मच वाटर विल बी फॉर्म्ड, फाइंड हाउ मच वाटर will be formed। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। देखिए क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 50 ग्राम को ऑक्सीजन के 50 ग्राम से रिएक्ट कराया जा रहा है। रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के 50 ग्राम को ऑक्सीजन के 50 ग्राम से रिएक्ट करवाने पर वाटर का कितना अमाउंट बनेगा। तो आइए सबसे पहले रिएक्शन लिखिए, H2 प्लस O2 फॉर्मिंग H2O। पहला स्टेप, आप रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। देखिए क्या ये बैलेंस है, नहीं है, इसको बैलेंस आपको करना होगा। तो यहां पर लिखिए 2H2O और यहां लिखिए 2, ये बैलेंस हो गया। दूसरे स्टेप में आपको ये पता करना है कि क्या इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आइए सबसे पहले मैं देखता हूं कि क्या आपका ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। तो आप देखो 2 मोल। अब देखो यहां पे जो डेटा गिवन है मास में गिवन है, इसलिए हम लोग एनालिसिस मास के टर्म में ही करेंगे। तो यहां आपको दिख रहा है कि 4 ग्राम H2 से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए आपको 32 ग्राम O2 चाहिए। आपके पास कितना है, 50 ग्राम H2 है। तो 50 ग्राम H2 से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए
आपको 32 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 50 यानी कि कितना हो जाएगा 400। आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 400 आएगा। 400 ग्राम O2 आपको चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के 50 ग्राम से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन का 400 ग्राम चाहिए, तो रिक्वायर्ड मास ऑफ O2 कितना हो गया 400 ग्राम, और अवेलेबल मास ऑफ O2 कितना है 50 ग्राम। ग्राम है। तो आप देख रहे हो कि O2 का ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड मास ऑक्सीजन के अवेलेबल मास से ज्यादा है, यानी कि आपका ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। कहने का मतलब यह हुआ कि अब इस रिएक्शन में टोटल एनालिसिस आप ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करोगे। तो देखो रिएक्शन में यहां पे ऑक्सीजन के 32 ग्राम से हाइड्रोजन का कितना मास बन रहा है 36 ही तो बन रहा है। समझ में आ रही बात ना? आप देख लो, लिख दे रहा हूं फिर से कि 1 मोल O2 से 2 मोल H2O बन रहा है, यानी कि इसको आप कह सकते हो 2 इंटू 1 मोल H2O, ये कह सकते हो। अब 1 मोल O2 क्या हुआ मोलर मास ऑफ O2, और O2 का मोलर मास क्या हुआ 32 ग्राम, यानी कि 32 ग्राम O2 से आपका कितना बनेगा 2 इंटू 1 मोल H2O, यानी कि मोलर मास ऑफ H2O, और H2O का मोलर मास कितना होता है 18 यानी कि 36 ग्राम H2O। तो आप देख रहे हो कि O2 के 32 ग्राम से 36 ग्राम H2O का बन रहा है, तो 50 ग्राम O2 से कितना बनेगा देख लो। तो 50 ग्राम O2 से कितना बन जाएगा 36 अपान 32 इंटू 50। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा मैं देख के बता दे रहा हूं 56.5 ग्राम H2। तो यानी कि आपका मास ऑफ H2O आ गया 56.5 ग्राम। यही आपका आंसर हो गया। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं। 4 क्वेश्चन है NX is produced by following step of reaction. NX is produced by following step of reaction. क्या स्टेप है? पहले आपका M X2 से रिएक्ट करके MX2 बना रहा है। दूसरे स्टेप में
3MH2 रिएक्ट कर रहा है H2 से और आपका बन रहा है M3X8। तीसरे स्टेप में आपका M3X8 रिएक्ट कर रहा है N2CO3 से और बन रहा है NX प्लस CO2 प्लस N3O4। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच M इज कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस 309 ग्राम ऑफ NX। हाउ मच NX is produced to consume how much M is consumed to produce 309 ग्राम of NX और गिवन है आपको कि एटॉमिक मास ऑफ M का एटॉमिक मास है आपका 56, N का है 23 और X का है 80। वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, फिर अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि NX को प्रोड्यूस करने के लिए ये 3 स्टेप यूज हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि NX के 309 ग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए M का कितना अमाउंट आपको चाहिए। गिवन है कि M का एटॉमिक मास 56 है, N का एटॉमिक मास 23 है, X का एटॉमिक मास 80 है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो आप इसको जो है क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि स्पेस कम है तो इसी में मैं आगे लिख दूंगा। ठीक है, चलिए इसी में मैं प्रोसीड करूंगा सॉल्यूशन। यहीं पे सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। गिवन क्या है, मास ऑफ NX कितना है आपका, मास ऑफ NX जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 309 ग्राम है और M का एटॉमिक मास 56, N का 23, X का 80 है। क्वेश्चन देखिए, तो हमने क्या कहा था, जब ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप गिवन रिएक्शन को बैलेंस करोगे, चाहे वो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो या मल्टी स्टेप रिएक्शन हो। यहां पे ये जो रिएक्शन है ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, 3 स्टेप में हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप तीनों स्टेप को अलग अलग बैलेंस कर लो। तो पहले स्टेप की बात करो, देखो पहला वाला स्टेप आपका बैलेंस है, इसको हमने नाम दे दिया रिएक्शन 1। दूसरे स्टेप की बात कीजिए तो दूसरा वाला भी बैलेंस है, इसको हमने नाम दे दिया 2। तीसरे स्टेप की बात कीजिए, क्या आपका बैलेंस है तीसरा स्टेप, आप देखो बताओ बताओ। इधर M का 3 एटम है, क्वेश्चन में कहीं कुछ गलती हुई है हमसे लिखने में, यहां M है
यहां है M, M3O4 है, ठीक है, ठीक है। इस साइड में M का 3 एटम है, उस साइड में M का 3 एटम है। M का बैलेंस X का इस साइड में 8 एटम है, इस साइड में एक ही एटम है, यानी कि बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना होगा। तो मैं इसको, हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है, मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। यहां 4 लिख दोगे आप और यहां 8 लिख दोगे, बैलेंस हो जाएगा। और ये हो गया आपका रिएक्शन तीसरा। इस तरह से आपने तीनों रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या कहा जा रहा है, NX के 309 ग्राम, NX के 309 ग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए M का कितना मास चाहिए। तो देखिए आप ये पता कर लो अगर कि NX के 309 ग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए M3X8 का कितना मास चाहिए, पहले ये पता कर लो। फिर आप ये पता कर लो कि के लिए M3X8 का जितना मास चाहिए वो मास यहां पर, वो मास प्रोड्यूस करने के लिए MX2 का कितना मास चाहिए। अब MX2 का जितना मास यहां पे हम चाहिए, MX2 का जितना मास यहां पे आया, MX2 के उस मास को प्रोड्यूस करने के लिए यहां पर M का कितना मास चाहिए। इस तरह से आप रिलेट कर पाओगे कि NX के 309 ग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए M का कितना मास चाहिए। हो सकता है किसी किसी को कंफ्यूजन हुआ होगा हमारे इस एक्सप्लेनेशन में भी, पैनिक मत होइएगा, क्वेश्चन अभी प्रोसीड करेगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। पहले अब देखिए एक चीज हमने आपको बताया था, हमने आपको एक चीज बताया था कि किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है, ये आप तभी पता कर सकते हो जब उस रिएक्शन में प्रेजेंट सारे रिएक्टेंट का अमाउंट आपको पता हो। तो सबसे पहले रिएक्शन 3 की बात करते हैं। फ्रॉम रिएक्शन 3, रिएक्शन 3 में हम ये पता करने वाले हैं कि NX के 309 ग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए M3X8 का कितना मास चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि NX का नंबर ऑफ मोल पता कर लेता हूं। पूरा कैलकुलेशन मैं नंबर ऑफ मोल के टर्म में कर लूंगा, M का नंबर ऑफ मोल पता कर लूंगा और M के उस नंबर ऑफ मोल को मास में कन्वर्ट कर लूंगा। उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो देखिए मास ऑफ NX कितना है, यही लिख देता हूं। आपका मास ऑफ NX कितना है, 309 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NX कितना हो जाएगा, मास ऑफ NX अपॉन एटॉमिक मास ऑफ NX, ये होगा। और मास ऑफ NX कितना है, 309 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ NX कितना होगा, या मोलर मास ऑफ NX कितना होगा, यहां मोलर लिख लो, एटॉमिक मास गलत होगा। तो मोलर मास ऑफ NX कितना होगा, N का एटॉमिक मास प्लस X का एटॉमिक मास। N का कितना है 23 प्लस 80, सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। कहने का मतलब अब आपको ये पता करना है कि NX के 3 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए M का कितना मोल चाहिए। तो आइए देखते हैं। फ्रॉम रिएक्शन 3, आप इस रिएक्शन में देख रहे हो कि NX के 8 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए M3X8 का 1 मोल चाहिए।
तो 8 मोल NH प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल M3X8 से। तो 3 मोल NX प्रोड्यूस होगा 1/8 इंटू 3, यानी कि 3/8 मोल M3X8। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ मोल ऑफ M3X8 कितना हो गया 3/8। ये पहला चीज आया आपके पास कि इस NX के 8 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए M3X8 का 3/8 मोल चाहिए। अब फ्रॉम रिएक्शन 2, रिएक्शन 2 में हम देखेंगे कि इसके 3/8 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए इसका कितना मोल चाहिए। तो देखिए वहां से 1 मोल M3X8 को प्रोड्यूस करने के लिए MX2 का 3 मोल चाहिए। तो 3/8 मोल ऑफ M3X8 को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 3 इंटू 3/8 यानी कि 9/8 मोल MX2 का चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ MX2 आ गया आपका 9/8। अब आप रिएक्शन 1 से ये पता कर लो कि इसके 9/8 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए इसका कितना मोल चाहिए। तो फ्रॉम रिएक्शन 1 देखो यहां आपको दिख रहा है कि इसके 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए इसका 1 मोल चाहिए। तो 1 मोल MX2 को प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल M का चाहिए। तो 9/8 मोल MX2 का प्रोड्यूस करने के लिए आपको 9/8 मोल M का चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ M कितना आ गया 9/8। इतना आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि NX के 3 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए M का 9/8 मोल आपको चाहिए, और NX का 3 मोल हुआ 309 ग्राम ऑफ NX के, यानी कि NX के 309 ग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए M का 9/8 मोल आपको चाहिए। अब इसको मास में कन्वर्ट कर लो तो क्या होगा, हमने फार्मूला आपको बताया था कि मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ M क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ M इंटू मोलर मास ऑफ M, यानी कि 9/8 इंटू मोलर मास कितना है 56, यानी कि 63 ग्राम आपका आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मास ऑफ M आ गया आपका 63 ग्राम। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। आप मान के चलो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को करवा दिया कि हो सकता है बाय डिफॉल्ट कभी पूछ लिया जाए तो आप कर लो, या जो इसका कॉन्सेप्ट है वो कहीं कहीं इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए हमने आपको करवाया है। फिलहाल वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको ठीक इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं और वही आपका आखिरी क्वेश्चन होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूं। देखो अगला क्वेश्चन, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, मैं जस्ट क्वेश्चन को लिख दूंगा और वो आपके लिए होमवर्क होगा, उसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन है, डिक्टो इसी टाइप का है, उसमें थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, हल्का सा, लेकिन जो चेंज किया है उसका कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है। फिफ्थ, देखिए क्वेश्चन है 9 मोल ऑफ डी एंड 5 मोल ऑफ ई आर अलाउड टू रिएक्ट of D and 5 mole of E are allowed to react in a closed vessel according to given reaction. Calculate number of mole of B formed in the end of reaction number of mole of B formed in the end of reaction if 10 mole of G are present in reaction vessel. If 10 mole of G is present in reaction vessel, आगे है परसेंटेज यील्ड of reaction is mentioned in the reaction. रिएक्शन है आपका 3D प्लस 4E फॉर्मिंग 5C प्लस A 80% और 3C प्लस 5G फॉर्मिंग 6B प्लस F, ये है आपका 50%। यही आपका क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि D के 9 मोल को E के 5 मोल से रिएक्ट करवाया जा रहा है एक वेसल में, और उस वेसल में G का 10 मोल भी प्रेजेंट है। तो आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से प्रोसीड हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन में B का कितना मोल बनेगा। साथ में इन दोनों रिएक्शन का आपको परसेंटेज यील्ड दे दिया गया है। इसका परसेंटेज यील्ड 80% है, इसका परसेंटेज यील्ड 50% है।
अब देखो पिछले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है? केवल एक ही डिफरेंस है, बल्कि कोई दो डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? पहली चीज तो हमने दोनों रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड आपको दे दिया गया है, और परसेंटेज यील्ड को कैसे यूज करना है किसी रिएक्शन में, ये हमने आपको कंप्लीट रिएक्शन एनालिसिस में डिक्टो टाइप का क्वेश्चन करवाया था। वहां हमने बताया था कि परसेंटेज यील्ड का कैसे यूज करना है। तो ठीक वैसे ही आप इन दोनों में परसेंटेज यील्ड का यूज करोगे, नंबर 1। नंबर 2, जो पिछला वाला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 4 हमने करवाया था, वहां पे आपके किसी भी रिएक्शन में आपके सारे रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ मोल या अमाउंट गिवन नहीं था, और इसीलिए वहां पे आपने लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट नहीं किया था। लेकिन यहां पे देखिए डी और ई, पहले रिएक्शन में डी और ई दोनों का नंबर ऑफ मोल गिवन है। कहने का मतलब यह है कि इस रिएक्शन में एनालिसिस कैसे करना है, ये पता करने के लिए आपको सबसे पहले इस वाले में लिमिटिंग रिएजेंट पता करना होगा। और जब आपको पता चल जाए कि डी और ई में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके बाद उस लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेशन को प्रोसीड करोगे। क्लियर? फिर कैलकुलेशन को प्रोसीड करते हुए आप सी का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे। जब सी का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे उस वक्त आप इस परसेंटेज यील्ड को कंसीडर जरूर करना। तो इस तरह से पहले रिएक्शन से आपको सी का नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। सी का जो नंबर ऑफ मोल आया वहां पे, वो नंबर ऑफ मोल जी के 10 मोल से रिएक्ट करेगा और बी और एफ का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि यहां इस रिएक्शन में भी आपको सी और जी दोनों रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल पता है। यानी कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा ये पता करने के लिए आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता होना चाहिए। दोनों रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल पता है, यानी कि इस केस में आप ये पता करोगे कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा तो जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेशन को प्रोसीड करोगे, और जब भी कैलकुलेशन को प्रोसीड करोगे तो आप परसेंटेज यील्ड को इग्नोर मत करना। ठीक है? तो इसको आप खुद से ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क है। आंसर मैं बता देता हूं कि यहां पे आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ बी आ जाएगा 3.6। ये है। ठीक है? तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज देखिए, जब भी मैं आप मेरा कोई भी लेक्चर लीजिए तो आप जितने भी हमारे लेक्चर हैं, मैं सारे लेक्चर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को एक एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूं। मेरी कोशिश ये होती है कि चाहे वीक स्टूडेंट हो या कोई अच्छा स्टूडेंट हो, दोनों को ही हमारे बताए हुए लेक्चर अच्छे से क्लियर हो। हमें तो सबको लेकर चलना होता है भाई। मेरे वीडियो लेक्चर से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो, मेरे लिए तो उतनी ही अच्छी बात होगी। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस उतना ही ज़्यादा सार्थक होगा, और इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूं। और इसीलिए देखिए कि एक छोटे से कंटेंट को बताने में कंपैरेटिवली काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। जैसे आज के ही लेक्चर में देखिए, अगर हमने 4 से 5 क्वेश्चन करवाए होंगे तो इस 4 से 5 क्वेश्चन को करवाने में मेरे ख्याल से 40 से 45 मिनट लग गया होगा, हो सकता है और ज्यादा लग गया हो। ठीक है ना? तो वो इसलिए लग जाता है इतना टाइम क्योंकि मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब 2 टाइप के लोग हैं, एक तो वो हैं जिसका लेवल वीक है, एक वो है जिसका लेवल अच्छा है।
जिसका लेवल वीक है उनको तो एक एक चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, लेकिन जिनका लेवल अच्छा होता है उनको हर चीज का एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होता। उनको एक बार आप समझा दो, फिर आगे की सारी चीजें वो खुद से ही कर ले जाते हैं। और फिर अगर बार बार उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलता रहे तो कहीं न कहीं उनको इरिटेशन भी होता है। तो वो स्टूडेंट जिनका लेवल अच्छा है, ठीक है, और वो बार बार वही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं। तरीका क्या है? सबसे पहले टाइम सेविंग का तरीका क्या है। जब भी मैं क्वेश्चन को लिखता हूं तो आप देखो कि क्वेश्चन को कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप लोग क्या किया करो कि जब मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं उस टाइम आप वीडियो को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो। जिस मोमेंट पे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है उस मोमेंट पे आप वीडियो को पॉज कर दो, पूरा क्वेश्चन आप रीड कर जाओ। पहला चीज, ऐसा करने से क्या होगा कि आपके टाइम की सेविंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप कोशिश करो कि क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व हो सकता है तो आप खुद से सॉल्व करो, और खुद से सॉल्व करने के बाद आप अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करो। कैसे मैच करोगे सॉल्यूशन को? पहला तरीका तो यह है कि आप मेरे सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर्ली सुनिए। लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर्ली सुनोगे तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप वीडियो को फिर से आगे शिफ्ट कीजिए। जिस मोमेंट पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है उस मोमेंट पे वीडियो को पॉज कीजिए और फिर अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच कीजिए। अगर सही है सॉल्यूशन फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके सॉल्यूशन में कहीं कोई दिक्कत है तो मेरे सॉल्यूशन को रीड करके उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर खुद से ही समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा सजेशन ये है कि आप फिर पूरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। हालांकि मेरा सजेशन आपको यही रहता है कि आप सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर्ली सुनिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करते वक्त कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दी जाती हैं, ठीक है ना। तो उससे कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ फायदे वाली चीज मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।